ओ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, आज हम करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और 8वें पार्ट की बात करेंगे, जिसमें 15 से 30 जून के जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो जो बचे हुए करंट अफेयर्स हैं वो सारे इसमें कवर कर लिए गए हैं। सो कुछ एक आध पार्ट और लगेगा। एक पार्ट में मैं जितना पॉसिबल हो पाएगा 10 क्वेश्चन और होंगे वो सारे करवा दूंगा। सो पूरा जून का करंट अफेयर्स हो जाएगा। लगभग 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के अराउंड ऑन एन एवरेज होंगे। और उसमें जो भी फैक्ट्स हैं जो मैंने बताए हैं, लगभग 100-200 फैक्ट्स अलग से, वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी रविचंद्र यूपीएससी सीएससी, वेर यू गेट एवरी current affairs on a regular basis, and please subscribe the channel and share with your friends as well, because your support is very very important for me. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, और पॉज करके वीडियो को जवाब देना है आपको। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पे भी पूछा था, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, और एंड आई वांट एवरीबॉडी टू ज्वाइन द लिंक एज वेल। देखिए, इस्कंदर एम और इस्कंदर ई मिसाइल्स जो हैं वो न्यूज़ में थे अभी। इस्कंदर एम और इस्कंदर ई मिसाइल्स न्यूज़ में थे। ये किस कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है? क्वेश्चन ये है कि इस्कंदर एम और इस्कंदर ई मिसाइल्स किस कंट्री ने डेवलप किया है। आपके ऑप्शन हैं चाइना, बेलारूस, ऑस्ट्रेलिया, रसिया। चाइना, बेलारूस, ऑस्ट्रेलिया, रसिया। देखिए, वीडियो को पॉज करिए, जवाब दीजिए। द राइट आंसर इज रसिया। रसिया ने अभी क्या किया है कि वो इस्कंदर एम मिसाइल जो हैं उसको, वो तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है, लेकिन इस्कंदर ई मिसाइल्स जो हैं वो उसको क्या करता है, एक्सपोर्ट करेगा। और वो मिसाइल्स वो बेसिकली इस बार अभी बेलारूस को एक्सपोर्ट करने वाला है, जिससे कि बेलारूस की जो इकोनॉमिक जो इसके ना मिलिट्री पावर है, जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो इन्हांस हो जाए। बिकॉज बेलारूस इज एक्टिंग एज अ बेस्ट फ्रेंड फॉर रसिया ड्यूरिंग यूक्रेन वॉर, सो इस वजह से इस्कंदर मिसाइल जो हैं वो बेसिकली न्यूज़ में थे। इसकी खासियत ये रहती है कि 500 किलोमीटर तक इसका रेंज है, 700 केजी तक ये पेलोड कैरी कर सकती है, और इसको सिर्फ कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत पुरानी मिसाइल्स हैं, जिसका बहुत पहले से रसिया सोवियत यूनियन डेवलप करते आए हैं। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए इसके अंदर ये मिसाइल्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट देखेंगे कि नेगेव डेजर्ट किस कंट्री में लोकेटेड है। द क्वेश्चन इज दैट कि नेगेव डेजर्ट इनमें से किस देश में लोकेटेड है। आपके ऑप्शन है इजराइल, इराक, सीरिया, इजिप्ट। इजराइल, इराक, सीरिया, इजिप्ट। देखिए, द राइट आंसर इज इजराइल। इजराइल में भी एक एक्सकावेशन के दौरान नहीं पता चला कि ये जो एक मॉस्क है, एक मस्जिद का पूरा वहाँ पे अनकवर किया गया, एक रिमेंस मिला है, एक बेसिकली नेगेव डिजर्ट वाले रीजन में जो मॉस्क है वो वहीं पे एक स्क्वायर रूम शेप में मिला है। तो आर्कियोलॉजिकल वहाँ की जो एजेंसी है, उन्होंने ये फाइंड आउट करके बताया कि किस तरीके से क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में ट्रांजिशन हुआ, और इस्लाम से फिर क्रिश्चियनिटी में जो भी ट्रांजिशन का वाइस वर्सा था, वो चीज़ें कैसे इस मॉस्क के थ्रू पता की जा सकती हैं। तो वो नेगेव डिजिट न्यूज़ में था, वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, इजराइल में है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट दैट ओडिशा पोर्ट, ओडेशा पोर्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओडिशा ऑफ इंडिया, ओडेशा पोर्ट फेमस एज पर्ल ऑफ द ब्लैक सी, मतलब काला सागर का मोती बोलते हैं इसको। ओडेशा पोर्ट किस देश की टेरिटरी है, किस देश का पार्ट है। आपके ऑप्शन है टर्की, बल्गेरिया, मोल्डोवा, यूक्रेन। ओडेशा पोर्ट इसमें से किस देश का जो है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब टेरिटोरियल हिस्सा, मतलब है उसका हिस्सा है, अगर सिंपली मैं बोलूँ तो। टर्की, बल्गेरिया, मोल्डोवा, यूक्रेन। देखिए, द राइट आंसर इज यूक्रेन। ओडेशा पोर्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज़ फॉलो यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स ऑन ट्विटर, जहाँ पे आपको करंट अपडेट्स, न्यूज़ कटिंग्स और कटआउट्स जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको दिन भर में एटलीस्ट 15-17 जो भी ट्वीट्स होते हैं वो मैं आपको उसके थ्रू सारा कुछ बता देता हूँ। सो प्लीज़ फॉलो दैट यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स एंड follow my BPSC Fairwell Telegram channel, where you get MCQs on a regular basis, where I have cleared around 1030 MCQs for BPSC and other exams. So please follow both the links. आपको कमेंट बॉक्स में पिंड मिल जाएंगे दोनों का। पीडीएफ भी आपको कमेंट बॉक्स में पिंड मिल जाएगा, जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। 2-3 घंटे के बाद मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। देखिए, एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, बैटल फॉर द ब्लैक सी। इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे आने वाले जुलाई के जो करंट अफेयर्स वाला वीडियोस होंगे उसमें एक बार और बात करेंगे। पर ओडेशा पोर्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि ये इसके ऊपर कंट्रोलिंग कैपेसिटी जो है रसिया की, वो और यूक्रेन दोनों के ऊपर बातचीत चल रही थी कि कौन इसको कंट्रोल करेगा, बेसिकली कौन इसके ऊपर जो कंट्रोल करके इस रसो यूक्रेन जो वॉर है उसको जीतना चाहता है बेसिकली। ठीक है, सो इस वजह से न्यूज़ में था। तो ओडेशा पोर्ट को बोलते हैं पर्ल ऑफ द ब्लैक सी। डिटेल्ड हम इसके अपने किसी और करंट अफेयर्स के वीडियो में बात करेंगे इस पूरे आर्टिकल के बारे में, जिसमें बैटल ऑफ ड्रॉन्सी वगैरह की बात करेंगे, स्नेक आइलैंड की बात करेंगे। तो जुलाई वाला जो मोस्टली करंट अफेयर्स रहेगा उसमें। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ड्यूरिंग G7 समिट, लास्ट पार्ट जो 7वां पार्ट था उसमें भी मैंने इसके ऊपर बात करा था, इसमें भी बात कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ड्यूरिंग G7 समिट गिफ्टेड गुलाबी मीनाकरी। गुलाबी मीनाकरी एक आर्ट फॉर्म है, टू यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट इज GI टैग्ड फ्रॉम बीच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। आपको ये भी याद रखना है कि मीनाकरी, जो गुलाबी मीनाकरी, वो किसको दिया गया, यूएस प्रेसिडेंट को। किन्होंने दिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने G7 मीटिंग के दौरान। ये एक GI टैग्ड आर्ट फॉर्म है जो किस सिटी का है बेसिकली। आपके ऑप्शन हैं वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, आगरा। वाराणसी, कन्नौज, कानपुर, आगरा।
देखिए राइट आंसर इज वाराणसी। वाराणसी का ये जो जीआई टैग्ड गुलाबी मीनाकरी है बेसिकली, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी शहर है वहाँ का जीआई टैग गुलाबी मीनाकरी जो है, फोटो में जो है वो गुलाबी मीनाकरी नहीं है बेसिकली। लास्ट टाइम जो मैंने बताया था वो लक्योरन आर्ट फॉर्म जो दिया गया था इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को, वो है। पर ये जो गुलाबी मीनाकारी वो जीआई टैग फॉर्म वाराणसी का है, वो एक तरीके का प्योर सिल्वर का एक मोल्डेड फॉर्म होता है, जिसको बेस फॉर्म में देकर थोड़ा एक तरीके का मोल्डन किया जाता है, एक तरीके का शेप दिया जाता है। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किसको गिफ्ट करा था? यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब को। इसमें एक और क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ड्यूरिंग G7 समिट गिफ्टेड अ नंदी थीम्ड डोकरा आर्ट पीस। ये भी याद रखना है आपको कि एक नंदी, जो भगवान शिव की सवारी बोलते हैं लिटरली, कि जो नंदी थीम्ड डोकरा आर्ट पीस था वो अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट को दिया था। वो किस स्टेट में ओरिजिन है उसका, मतलब किस स्टेट से बिलोंग करता है ये नंदी थीम्ड डोकरा आर्ट पीस? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मणिपुर। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मणिपुर। देखिए द राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो ये डोकरा आर्ट पीस था, ये उन्होंने अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट जो थे, या प्राइम मिनिस्टर क्या अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट है, उनको इन्होंने दिया था। वो आपको याद रखना है कि डोकरा आर्ट पीस कहाँ का था। आप इसका कुछ अपना मतलब बना लो, किस तरीके का ट्रिक बना के याद कर लो कि किसको क्या दिया गया था, कहाँ से है, या फिर मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस में करा दूंगा तो एक साथ आपको वेटेज नहीं मिलेगा कि एक साथ ही 10 याद करने हैं। 2-3 वीडियोज़ में आपको सारा चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था बरोच इतर्स उन्होंने दिया था फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को, इस बार इन्होंने दिया है अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट को जो डोकरा आर्ट पीस है छत्तीसगढ़ का, और गुलाबी मीनाकरी वाराणसी का जीआई टैग किसको दिया है? यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट को दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको मैंने एमसीक्यू में भी कराया था अपने बीपीएससी फेयरवेल पे, कि फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को नया प्रेसिडेंट चुना गया है किस देश का? आपके ऑप्शन है कोलंबिया, इरिट्रिया, हेती, फिलीपींस। कोलंबिया, इरिट्रिया, हेती, फिलीपींस। ऐसे आपके देश जो है वो किसी न किसी तरीके से न्यूज़ में है, तो ऑप्शंस तुक्के लगा नहीं सकते हो आप। देखिए द राइट आंसर इज फिलीपींस। फिलीपींस में जो फर्डिनांड मार्कोस जूनियर हैं, जो ऑस्ट्रेट डिक्टेटर हैं, उनके बेटे हैं, उनको इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस के रूप में चुना है। वहाँ मतलब फिलीपींस के लोगों के द्वारा तो चुना नहीं जाता, उनका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा अलग है। तो फिलीपींस के नए प्रेसिडेंट कौन है वो आपको पता होना चाहिए, फर्डिनांड मार्कोस जूनियर, जो अभी अभी रिसेंटली चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट की दैट आंथ्रेक्स डिजीज की अगर हम बात करें, आंथ्रेक्स डिजीज इज काउज्ड इन एनिमल्स ड्यू टू व्हाट? बैक्टीरिया के द्वारा, फंगी के द्वारा, वायरस के द्वारा, नन ऑफ द अबव। एंथ्रेक्स एक तरीके का डिजीज होता है, वो बेसिकली जानवरों में होता है, और एनिमल्स के द्वारा ये ह्यूमंस में भी हो सकता है, जूनोटिक डिजीज होता है। पर ये एंथ्रेक्स जो होता है बेसिकली कुछ दिन पहले जो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारा यहाँ आसाम में, वहाँ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था 1 साल पहले। अभी ये केरला में थ्रिशूल डिस्ट्रिक्ट में जो कोट्यम फॉरेस्ट है उधर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंथ्रेक्स जो बेसिकली वो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। सो एंथ्रेक्स इज काउज्ड बाई स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एंथ्रेक्स इज काउज्ड बाई स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम। इट्स अ वेरी वेरी डेडली डिजीज आई वुड से फॉर एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। भारतीय संविधान की कौन सी जो मतलब आर्टिकल है वो ये बोलती है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए उनका जो टर्म है वो एक्सपायर होने से पहले? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 68, आर्टिकल 69, आर्टिकल 70, आर्टिकल 71। देखिए द राइट आंसर इज आर्टिकल 68 है। मैंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पे ही पूछा था कि आर्टिकल 68 किससे मतलब रिलेट करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एज पर आर्टिकल 68 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ऑफ द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और हमारे देश के भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार, जो पहले फिनेंस मिनिस्ट्री में क्या थे, सेक्रेटरी थे। आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए। और हमारे 16वीं इलेक्शन होगी वाइस प्रेसिडेंट के, 16वें इलेक्शन होंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, जिसमें द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं, इंडिया कैंडिडेट और अपोजिशन कैंडिडेट। आपको ये भी पता होना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर भी क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी की न्यूज़ में भी था कि विच स्पोर्ट्स बिकेम द फर्स्ट टू बार ट्रांसजेंडर वीमेन कंपीटिंग इन ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स। इसमें से कौन सा स्पोर्ट ऐसा था जिसने पहली बार किसी ट्रांसजेंडर वीमेन को मतलब ऑल टुगेदर बैन किया था कि किसी भी तरीके की इंटरनेशनल कंपटीशन चाहे ओलंपिक वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उस गेम में? देखिए ट्रांसजेंडर वीमेन भी हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर मेन भी हो सकते हैं, वो अपने ऊपर आप डिपेंड करता है कि आप जो ट्रांसजेंडर हो आप अपने आप को कैसे रिकॉग्नाइज करते हो। तो इसमें ऑप्शन हैं स्विमिंग,
रग्बी, स्केट बोर्डिंग, वेट लिफ्टिंग। ये न्यूज़ में भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्विमिंग, रग्बी, स्केट बोर्डिंग, वेट लिफ्टिंग में से कौन सा स्पोर्ट ने पहली बार बैन करा था, तो राइट आंसर इज रग्बी। रग्बी ने सबसे पहले बैन किया था, पर अभी क्या हुआ है कि स्विमिंग एजेंसी जो है फीना, उन्होंने बैन किया ट्रांसजेंडर जो महिलाएं हैं कि वो आप पार्टिसिपेट इस तरीके से। देखो उसमें होता है कि एडवांटेज होता है, थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस की वजह से थोड़ा एडवांटेज मिलता है, और इंड्योरेंस ज़्यादा होती है। ट्रांसजेंडर मैन की या ट्रांसजेंडर वीमेन की, और अगर आप पार्टिसिपेट करते हो ऑल टुगेदर जो वीमेन होते हैं, जो मेल होते हैं उनके साथ, तो यू गेट अ काइंड ऑफ बेनिफिट देयर एज वेल। और तो इस वजह से जो देखा गया है, मतलब जो इंड्योरेंस कैपेसिटी वो ज़्यादा देखी गई है, इस वजह से कई सारे स्पोर्ट्स ने बैन करके रखा, जैसे स्केट बोर्डिंग हो गया, रग्बी, फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग, फिर नाउ स्विमिंग हैज़ ऑल्सो बैंड transgender women from participating in their games as well. So question number 10 and the last question of today is that Platform India initiative on the lines of a Startup India initiative is meant to be developed for who among the following? प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव ऑन द लाइन्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव किसके लिए बनाया गया है या बनाया जाएगा, ऐसी बात की जा रही है। आपके ऑप्शन है इंडियन डायस्पोरा जो बाहर में रहते हैं, माइग्रेटिंग डोमेस्टिक वर्कर्स जो दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेट करते हैं, गिग वर्कर्स क्या होते हैं, बेसिकली जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हो सकते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हो सकते हैं। सो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स होते हैं जिनका कोई अपना वो नहीं होता, मतलब उनको डीआरएनएस अलाउंस नहीं मिलता है, किस तरीके का पेंशन नहीं मिलता है, तो दे वर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट, कुछ दिनों के लिए काम करते हैं फॉर वो, फिर दूसरे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कहीं और काम करेंगे। सो दे आर कॉल्ड गीग वर्कर्स। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, 70-80 लाख लोग हैं जो गीग वर्कर्स हैं अभी। दैट कैन इंक्रीज अप टू 2 करोड़। एक ऐसा नीति आयोग का डेटा था जिसकी कटआउट्स मैंने यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स और बीपीएससी दोनों पे शेयर किया था। सो इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग दैट चैनल ऑन ट्विटर प्रोफाइल, आपको वो चीज़ आराम से पता चल जाएगी। एंड द लास्ट ऑप्शन इज जजेस फ्रॉम हायर जुडिशियरी। सो द वीडियो को पॉज करिए और जवाब दीजिए। आई थिंक देखिए आपको जो मैंने बताया गिग वर्कर्स, वहाँ से अगर आप चाहो तो आप इसी का आंसर निकाल सकते हो। प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव बेसिकली गिग वर्कर्स से रिलेटेड है। गिग वर्कर्स के लिए ऐसा बताया जा रहा था कि एक प्लेटफॉर्म इंडिया होना चाहिए इनिशिएटिव, जहाँ पे एक उनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा गिग वर्कर्स को कि आप इस प्लेटफॉर्म का यूज करके अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकते हैं, और उसके अलावा जो भी आपकी सेलिंग है, जो भी आप मार्केट में इंडल्ज हो, उसका आप यूज कर सकते हो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू। लाइक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो इतने हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उस तरीके का गिग प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से जो वर्कर्स हैं वो अपना उस प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, अपना जो भी वर्किंग का कंडीशन उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली नीति आयोग का सजेशन था, जिसके ऊपर एक आर्टिकल आई थी, दोनों हिंदू एक्सप्रेस और हिंदू में भी और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में आई थी, जिसके ऊपर कई सारे वीडियोस और कटआउट्स में भी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियोस ऑफ जून करंट अफेयर्स। एक पार्ट और आऊँगा लेकर, उसमें सारे चीज़ें जो भी बची हुई मिसलेनियस वो मैं कवर कर दूंगा। सो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो होगा जो कल या परसों आपको मिल जाएगा, तो जून का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम जुलाई का करंट अफेयर्स करेंगे, धीरे धीरे उसको भी कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज योर सपोर्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।